हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी एस सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। क्लास 12th की अकाउंटेंसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पार्ट बी स्टार्ट किया है जो कि हमारा 40 मार्क्स की है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। चैप्टर 2 भी हम कर चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैसे एनालिसिस करना है। उसके अंदर हमने कहा टूल नंबर 1 था हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, टूल नंबर 2 था कॉमन साइज स्टेटमेंट, टूल नंबर 3 हमारा रेशो एनालिसिस के रेशो एनालिसिस के बेसिस पे भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड टूल जो हमने स्टार्ट किया था तो हम कहते हैं रेशो किस बेसिस पर होती है। इट मीन्स जो रेशो का जो एनालिसिस किया जाता है वो क्या कर रहे हैं हम रेशो का एनालिसिस करने का मीनिंग। रेशो एनालिसिस इज पर्टेन्स टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज हम बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहे हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो रेशियो को एनालाइज किया जाएगा वो किस पर बेस्ड होंगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड होंगी या फिर वो बैलेंस शीट पर बेस्ड होंगी। करते हैं स्टार्ट। टुडे इज आवर सेकंड क्लास है हमारे इस चैप्टर की रेशियो एनालिसिस की। देखते हैं क्या है। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर को। सो बेसिस कहते हैं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, इट मीन्स अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं और एक टूल जो यूज कर रहे हैं वो टूल का नाम क्या है, रेशियो एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स। ठीक है, या तो हमें बैलेंस शीट की जो आइटम्स होंगे उनको उन बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स हैं उनको एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। दूसरा कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो आइटम्स होंगी उनका हमें एनालिसिस करना है। बेसिस क्या होगा, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हमारे 3 तरह के बेसिस आते हैं। लिक्विडिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। लिक्विडिटी मींस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। कंपनी ये चेक करती है कि क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके बेसिस पे। या सॉल्वेंसी मींस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। यहाँ लॉन्ग टर्म की बात कर रही है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और तीसरा एक्टिविटी टर्नओवर के बेसिस पर हम यानी एनालिसिस करते हैं। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस किसके बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कि कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बेसिस पर हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट कि बैलेंस शीट एनालिसिस हम कर रहे हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और वी कैन कॉल इट लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमारी 2 रेशियो आएंगी, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम कुक रेशियो भी है और एसिड टेस्ट रेशियो भी है। तो करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। तो कह रहे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट रेशियो एंड देन लिक्विड रेशियो। आज का हमारा यही टॉपिक होगा, हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि लिक्विडिटी का हमारा टॉपिक आने वाले 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाए। सो स्टार्टिंग विद द लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब होता क्या ये, कहता है ये रेशियो रिप्रेजेंट्स करती है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कहता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में जो रिलेशन डेवलप किया जाता है इट इज डेवलप्ड बाय द रेशियो नोन एज करंट रेशियो। कहता है दिस रेशियो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, करंट रेशियो कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई इशू नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करंट एसेट्स के अंदर क्या चीजें होंगी और करंट लायबिलिटी में क्या चीजें होंगी। ठीक है जी, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले करंट एसेट्स का डेफिनेशन समझते हैं। कहता है करंट एसेट्स का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी एसेट्स अगर हम विद इन 12 मंथ्स उसे रियलाइज कर लेते हैं, उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन वी कॉल इट करंट एसेट्स। इसी तरह करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, कह रहे हैं ऐसी लायबिलिटी जो हमें विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती हैं उसे कहते हैं हम करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स क्या होंगी, जिसे हम यानी कन्वर्ट करते हैं किस में, पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट में विद इन 12 मंथ्स। कब से 12 मंथ्स, फ्रॉम बैलेंस शीट डेट और विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। 12 महीने के अंदर अंदर जो पैसा रिलाइज हो जाएगा उसे कह रहे हैं करंट एसेट्स। कहता है करंट एसेट्स का मीनिंग क्या है, करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, जो भी करंट इन्वेस्टमेंट होंगी वो इंक्लूड होंगी। इन्वेंट्रीज जो भी हमारा स्टॉक होता है सारा इंक्लूड होगा, एक्सेप्ट लेकिन एक्सक्लूड करता है करंट एसेट्स में लूज टूल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स। इन तीनों चीजों को वो एक्सक्लूड कर देता है। अगला कहता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर हम ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर। लेकिन जो प्रोविजन बनाया हमने डेटर्स के लिए उसे हम क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे।
तीसरा कहता है, चौथा कहता है यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, चेक आ जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा, वो सारे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो जाएंगे। अगला कहता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं तो वो भी हमारा करंट असेट्स का पार्ट होगा। अगला कहता है अगर अदर करंट असेट्स, इनके अलावा अगर कुछ बच जाता है तो करंट असेट्स में, अदर करंट असेट्स में कंक्लूड कर लेंगे उसे। और जो अदर करंट असेट्स में आएंगे वो क्या आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ करंट असेट्स। दोबारा देख लेते हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्रीज, उसके अंदर एक्सक्लूड करेंगे लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या होगा, बीआर एंड डेटर, बट लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर कैश इन हैंड हो, चाहे कैश एट बैंक हो, चाहे चेक हो, चाहे ड्राफ्ट हो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर हमने दिए हैं कोई तो वो भी आ जाएगा। इसी तरह अदर करंट असेट्स में अगर हमने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हैं या कोई एक्रूड इनकम है या कोई एडवांस टैक्स है तो हमारा करंट असेट्स का पार्ट बन जाएगा। अब वो कहता है करंट असेट्स में क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होगी, दो चीजें होगी। इट मीन्स एक हो गया लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है जी, बात करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं, कह रहे करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर ड्यू and payable within 12 months. Current liabilities are the liabilities payable within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle. जो 12 महीने के अंदर हमें पे करना होगा हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होंगी, कहता है सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट, अगर ओवरड्राफ्ट है वो भी हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होगा। इसी तरह ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या होंगे, क्रेडिटर्स और बीपी। अगला कहता है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म लोन लिया हमने, लॉन्ग टर्म लोन पर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा, जो इंटरेस्ट एक्रू होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, यानी अदर करंट लायबिलिटीज कहलाएगा। आगे कहता है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हमने कोई इनकम रिसीव कर लिया एडवांस में वो भी हमारा क्या होगा, इसके अंदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये कॉल्स इन एडवांस, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, नहीं अदर करंट लायबिलिटीज। और लास्ट कहता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दीज 4 आइटम्स आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। एक बार दोबारा देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स हो जाएंगे, बीपी एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। क्या क्या होगा उसके अंदर, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अगर आपने कोई लोन लिया है उसकी करंट मेच्योरिटी है, जैसे आपने 20 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, तो आज 1 साल का तो आज ड्यू हो गया, इट मीन 4 लाख रुपए क्या हो गया, हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट हो गया, बाकी 16 लाख रुपए हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। तो हम सिर्फ 4 लाख को करंट लायबिलिटी का पार्ट मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे। उस पर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा उस बोरोइंग पर, या इनकम रिसीव कर लेंगे एडवांस में, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, कोई अनक्लेम डिविडेंड होगा, या कोई कॉल्स इन एडवांस होगा, वो हमारा सारा का सारा करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन होंगे जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, तो हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इस रेशियो का। पहली बात तो इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 है, वो इसलिए कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी करंट लायबिलिटी को मीट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास करंट असेट्स डबल होनी चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज एज पर इंडस्ट्री स्टडी। कि जो इंडस्ट्री को स्टडी किया गया है उसके द्वारा जो कंक्लूजन निकला है कि जो करंट रेशियो होनी चाहिए इट शुड बी 2:1, हम कह सकते हैं कि बिजनेस बेहतर है। इससे और बेटर होगी तो और अच्छा होगा, बट इससे कम होगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ सिचुएशन सही नहीं चल रही है। पढ़ते हैं, कह रहा दिस रेशियो इज यूज टू एसेस द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑन टाइम। ठीक है, कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे कर पाएगी कंपनी या नहीं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अ करंट रेशियो ऑफ 2:1 इज सपोज टू बी एन आइडियल रेशियो। इसे आइडियल रेशियो या स्टैंडर्ड रेशियो कहा जाता है कि 2:1 तो कम से कम होनी चाहिए अगर एक बिजनेस सही चल रहा है तो। इट मीन्स दैट करंट असेट्स of a business should be at least twice of its current liability. It means current assets डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटी की तुलना में। आगे कहता है द हायर द रेशियो बेटर, अगर हायर होगी तो बेटर होगी। इट मीन्स कंपनी की जो एबिलिटी है वो पे करने की करंट लायबिलिटी वो बहुत इजीली है, कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी बहुत आसानी से पे कर सकती है। इसीलिए कहता है कि द रीजन ऑफ अज्यूमिंग 2:1 इज द आइडियल रेशियो इज दैट करंट असेट्स इंक्लूड सच असेट्स एज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसे हम जब चाहें तब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहता है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं करंट लायबिलिटी से वो डबल होना चाहिए, कि डबल होगा तो इतना पैसा तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि हम अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकें। इसलिए कहता है हेंस इवन इफ द अमाउंट इज रियलाइज फ्रॉम द करंट असेट्स ऑन टाइम, मान लीजिए आधा पैसा भी अगर रियलाइज हो जाता है तो हम अपनी करंट लायबिलिटी को ईजिली पे कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो कहता है क्या होनी चाहिए आइडियल रेशियो 2:1। आई कहता है इफ द करंट रेशियो इज लेस देन 2:1 दैट इंडिकेट्स लैक ऑफ लिक्विडिटी, की कंपनी के पास पैसे की
कमी है, या कह सकते हैं शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल की, कहीं ना कहीं कंपनी के पास शॉर्टेज है वर्किंग कैपिटल की। बट अगर ये मच हायर रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है पैसा, तो कहते हैं इवन दो इट इज बेनिफिशियल टू द शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल्स के लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो उनको जब चाहे होगा तब पैसा मिल जाएगा, बट नॉट नेसेसरीली गुड फॉर द कंपनी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का जो पैसा है वो फंस जाएगा, कहीं ना कहीं कंपनी का पैसा ब्लॉक हो जाएगा। जितना ज़्यादा हायर रेशो होगी, कहीं ना कहीं क्या होगा, करंट असेट्स के अंदर सारा का सारा पैसा ब्लॉक्ड होगा। इसीलिए वो कहता है कि करंट रेशो ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही 2:1 से कम होनी चाहिए। मच हायर रेशो देन 2:1 में इंडिकेट द पुअर इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं क्या है, पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं मैनेजमेंट की। आगे कहता अ मच हायर रेशो में कंसिडर्ड टू बी एडवर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या हो सकते हैं रीजन? कह रहा मच हायर रेशो इंडिकेट्स दैट इन्वेंट्री माइट बी पिलिंग अप बिकॉज ऑफ पुअर सेल्स। इट मीन्स हमारी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा जो सेल्स स्किल है, जो हमारी सेल्स डिपार्टमेंट है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो जल्दी हमारी क्वांटिटी को सेल आउट नहीं करता है। दूसरी चीज़ जो कहता है लार्ज अमाउंट इज लॉक्ड अप इन ट्रेड रिसीवेबल्स, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ट्रेड रिसीवेबल में, डेटर्स में रहेगा पेंडिंग, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट का लॉस होगा। ठीक है, ड्यू टू इनएफिशिएंट कलेक्शन पॉलिसी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो इतने एफिशिएंट लोग नहीं है कि जो पैसा कलेक्ट कर सकें डेटर से। आगे कहता है कि कैश और बैंक बैलेंसेज माइट बी लाइंग आइडियल, क्योंकि पैसा ऐसे ही फालतू पड़ा रहेगा, बिकॉज नो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि हम कहीं इन्वेस्ट कर सकें, उससे इंटरेस्ट अर्न कर सकें। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ करंट रेशियो इज दैट इट इज ससेप्टिबल, इट मीन्स विंडो ड्रेसिंग बहुत आसानी से हो सकती है। जैसे हमने कल भी देखा था, हमने कहा था कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं करंट रेशियो मान लीजिए 2,25,000 और 1,25,000 है करंट लाइबिलिटीज, इट मीन्स हमारी रेशियो भी 1.8:1 आती है। बाद में मान लीजिए हमने 25,000 रुपये के ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी को पे करेंगे तो क्या होगा, 25,000 यहाँ से कम होगा, 25,000 यहाँ से कम होगा, तो क्या बच जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, रेशियो क्या होगी 2:1। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर विंडो ड्रेसिंग बहुत ईजिली हो सकती है। आगे कहता है डेंजरस टू यूज दिस रेशियो अलोन एज इंडेक्स ऑफ मेजरिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए कंसर्न। इसीलिए वो कहता है कि बहुत डेंजर है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट रेशियो के बेसिस पर डिसीजन लेते हो कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है या नहीं है, तो वो गलत होगा। हमें और भी रेशियोज को देखना चाहिए, उसके बेसिस पर कंक्लूजन लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन सही है या नहीं है, ये देखने के लिए। अब स्टेप्स क्या होंगे? कह रहे हैं कि फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज, ओनली दोज असेट्स which are expected to be realized within a year should be included in current assets. It means सिर्फ और सिर्फ आपको करंट असेट्स कंसिडर करनी है, बाकी असेट्स कंसिडर नहीं करनी है। करंट असेट्स क्या होती हैं? जिन्हें हम विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर रिलाइज कर देते हैं फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन अ ऑपरेटिंग साइकिल। आगे कहता है ओनली दोज लाइबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन अ ईयर शुड बी इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में सिर्फ वही लाइबिलिटी जोड़ी जाएंगी जिनका यानी पेमेंट विद इन अ ईयर होना है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स सिर्फ विल बी ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज। मान लीजिए हमारा लोन है 10 लाख रुपए का, 5 साल के लिए ड्यू है, 5 साल के लिए लिया हुआ है, तो इस साल कितना ड्यू होगा, 2 लाख, तो सिर्फ हम 2 लाख कंसिडर करेंगे, ना कि पूरा 10 लाख रुपए, एंड प्लस जो उस पर इंटरेस्ट होगा। इसलिए कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म लोन होगा तो जो उसका इस साल ड्यू है सिर्फ और सिर्फ वही लिया जाएगा, बाकी पार्ट नहीं लिया जाएगा। आगे कहता है टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? इज यूज्ड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट लिखा होगा तो मान लेना वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसे हम करंट असेट्स का पार्ट नहीं मानेंगे। बट अगर लिखा हुआ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है आर ऑल्सो बी एज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हो या खाली इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो नॉन करंट असेट्स होगी, उसे करंट असेट्स का पार्ट नहीं मानेंगे। बट अगर लिखा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट तो करंट हो गया। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा है तो भी हमारी करंट असेट्स है। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा है तो भी हमारी करंट असेट्स में उसे इंक्लूड किया जाएगा। तो सिंपल सा है, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो करंट असेट्स का पार्ट नहीं होगा। बट अगर लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट, ये लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये लिखा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो वो हमारा करंट असेट्स का पार्ट बन जाएगा। आगे कहता है लूज टूल्स हो, पेटेंट हो, गुडविल हो, ट्रेडमार्क हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स, क्योंकि ये हमारी सारी के सारी टेंजिबल असेट्स होती हैं और ये फिक्स्ड असेट्स का पार्ट हो जाती हैं। एक्सेप्ट लूज टूल्स करंट असेट्स होती है बट विल नॉट कंसिडर इट हियर एज अ करंट असेट्स। आगे कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हम करंट लायबिलिटी में जोड़ देंगे। लोन्स, लोन की बात करें अगर तो लोन ऑन मोर्गेज और बैंक लोन
वो हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगे, इसीलिए उनको हम करंट लायबिलिटी में कंसिडर नहीं करेंगे। लोन लिखा हो खाली लोन और मॉर्गेज लिखा हो या बैंक लोन लिखा हो तो हम उसे नॉन करंट लायबिलिटीज मानेंगे, करंट लायबिलिटीज नहीं मानेंगे। आई होप आपको करंट रेशियो समझ में आया होगा, करंट असेट्स का मीनिंग समझ में आया होगा, करंट असेट्स के अंदर क्या क्या जोड़ा जाएगा ये समझ में आया होगा, करंट लायबिलिटी का मीनिंग समझ में आया होगा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या जोड़ा जाएगा ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम आगे हमारा कैसे हम इसे चलाते हैं, इलिस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। हम इलिस्ट्रेशन करेंगे अब आने वाली 1-2 क्लासेस में, जिससे कि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा करंट असेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो, आपको करंट रेशो कंप्यूट करना है और कमेंटिंग करनी है कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बताओ ये तो है ही नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट तो करंट असेट्स हो गई, ठीक है जी। इसी तरह इन्वेंट्रीज, इसमें लूज टूल्स एक्सक्लूड करना है, तो 280 में 50,000 छोड़ के यानी 2,30,000 क्या होगा हमारा करंट असेट्स। ठीक, डेटर्स BR अगेन करंट असेट्स है, क्रेडिटर्स BP करंट लायबिलिटीज हो गया, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं लेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगी। कैश एंड बैंक करंट असेट्स का पार्ट बन जाएगी, ठीक है जी। तो अब हम इसमें निकालते हैं करंट रेशो। जी हमने कहा करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले 40,000 प्लस, दूसरा क्या है 280 में से 50,000 तो क्या लूज टूल से तो हटा दिया, कितना बचा 230 प्लस और क्या करंट असेट्स है ये दोनों 1,80,000 प्लस और एक ये 30,000, ये हमारी करंट असेट्स है। तो करंट असेट्स कितनी होगी 40 प्लस 230 270, 30 कितना हो गया 270 प्लस 30 3 4,80,000 तो हमारी हो गई करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। अगर हम करंट लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन करें तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें होंगी देखते हैं। सबसे पहले क्या है यानी हमारा ये दिया हुआ है 1,30,000 रुपये का, ठीक है जी, प्लस और क्या दिया हुआ है, और करंट लायबिलिटी में ये दिया हुआ है 50,000 रुपये, ठीक है जी, और 20,000 रुपये ये दिया हुआ है प्रोविजंस। कितना हो गया टोटली 2 लाख रुपये, ठीक है जी। अब बताओ करंट रेशो क्या हो जाएगी, करंट रेशो होती है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, दैट इज 4,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख इज इक्वल टू 2.4:1। अब बताओ कमेंटिंग क्या होगी इसके अंदर, कमेंटिंग करेंगे हम कि एज पर आइडियल रेशो ऑफ करंट रेशो is 2:1, whereas our current ratio is 2.4:1, which is better than ideal ratio. So in simple we can say that financial position of the बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन्ड, ठीक है जी। ये हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा कमेंटिंग। ये थी हमारी फर्स्ट रेशो करंट रेशो। नाउ मूविंग ऑन अनदर रेशो, एंड अनदर रेशो विल बी क्विक रेशो। दूसरी रेशो देखते हैं, और दूसरी रेशो होगी हमारी क्विक रेशो, जो कि हमारा एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जानी जाती है और लिक्विड रेशो के नाम से भी जानी जाती है। इट मीन्स करंट रेशो के अंदर 2 रेशो आएंगी, लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशो आएंगी, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। करंट रेशो हम पढ़ चुके हैं, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो की बात करते हैं। कहता है क्विक रेशो जो होती है वो इंडिकेट करती है किसके बीच में रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है क्विक असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एंड क्विक असेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है उसे कहते हैं क्विक रेशो। अब फॉर्मूले के बेसिस पे देखें तो लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। हम इसे क्विक असेट्स भी कहते हैं और इसे हम लिक्विड असेट्स भी कहते हैं। तो लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिक्विड असेट्स की बात करते हैं। देखो लिक्विड असेट्स वो असेट्स होती हैं जिसे जब चाहें हम तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब हमें पैसे की ज़रूरत हो तब हम उसे लिक्विड करवा सकते हैं। ठीक, तो वही कहता है इसके अंदर लिक्विड असेट्स में हर आइटम इंक्लूड होगी। करंट असेट्स में जितनी चीज़ें आती हैं सब इंक्लूड होंगी एक्सेप्ट एक तो स्टॉक
क्योंकि उसे जब चाहे तब नहीं बेच सकते, मार्केट में डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो हम यानी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उसे हम जब चाहें तब कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा हर आइटम क्या कहलाएगी, करंट असेट्स की लिक्विड असेट्स के इक्विवेलेंट होगी, एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, कहता है लिक्विड असेट्स मींस दोज असेट्स व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वेरी शॉर्टली, जब चाहें तब कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऑल करंट असेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूड इन द लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स में वो सारी आइटम इंक्लूड होंगी, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो इन्वेंट्री को छोड़ के और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांसेस को छोड़ के, जो कि उसने फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया है। लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स, जो भी करंट असेट्स है उसमें माइनस किया इन्वेंट्री और माइनस किया प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। ठीक है जी, आगे कहता है इन्वेंट्री इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिक्विड असेट्स बिकॉज इट हैज टू बी सोल्ड बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है जी, इससे कन्वर्ट करने से पहले बेचना पड़ेगा और बेचने के लिए हम मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह कहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लिक्विड असेट्स बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मान लीजिए हमने किसी को एडवांस दिया है कुछ काम करने के लिए और हमने कहा जी हमें भी जरूरत है हमारा पैसा वापस दो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर दैट मनी, क्योंकि हम ऑलरेडी उसे दे चुके हैं। तो लिक्विड एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर प्लस बीआर लेस प्रोविजन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस आ जाएंगे, एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, इन्वेंट्री हटा देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स हटा देंगे। ठीक है जी, अब इसकी आइडियल रेशियो क्या होगी, इसकी आइडियल रेशियो होगी 1:1। इसकी आइडियल रेशियो क्या होगी 1:1। ये मान के चलते हैं कि इतनी हमारे पास लायबिलिटी को पे करने के लिए हर समय लिक्विड कैश होना चाहिए कि जब भी हमारे पास आउटसाइडर आया और अपनी पैसा मांगे लायबिलिटी का तो हम उसे इजीली पे कर सकें। इसीलिए वो कहता है कि जो इसकी स्टैंडर्ड रेशियो होनी चाहिए, ये आइडियल रेशियो होनी चाहिए, इट शुड बी 1:1। कहता है एन आइडियल रेशियो, आइडियल क्विक रेशियो इज सेट टू बी 1:1 इफ इट इज मोर इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर। अगर ज्यादा है तो क्या होगा और अच्छा होगा। कहता है द आइडिया इज दैट एवरी रुपी ऑफ करंट लायबिलिटीज देयर शुड बी एटलीस्ट 1 रुपी ऑफ लिक्विड असेट्स। इट मीन्स हर लायबिलिटी को पे करने के लिए, 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए 1 रुपए हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए जब हमें जरूरत हो। दिस रेशियो इज बेटर टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से दिखाता है एज कंपेयर टू करंट रेशियो। करंट रेशियो में क्या होता है, टोटल दिखाया जाता है, बट इसमें एग्जैक्ट दिखाया जाता है कि इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, एज इट इज कंसिडर्ड ओनली दोज असेट्स व्हिच कैन बी इजीली एंड रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो करंट असेट्स आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। इसीलिए वो कहता है कि इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि उसे कन्वर्ट करवाने में बहुत समय लग जाता है, उसे जब चाहे हम कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। करेक्ट, इसीलिए वो कहता है कि क्विक रेशियो इज मोर रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी देन करंट रेशियो। करंट रेशियो से ज्यादा बेटर है लिक्विड रेशियो क्योंकि इतना लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। आगे कहता है व्हेन यूज्ड टुगेदर विद करंट रेशियो इट गिव्स बेटर पिक्चर ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। इसीलिए वो कहता है इन दोनों रेशियो को अगर आप जज करते हो, इन दोनों रेशियो को कैलकुलेट करते हो तो इससे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट निकलता है, बेटर पोजिशन पता लगती है एज कंपेयर टू कि अगर उसे अकेला देखा जाए तो। दोनों में डिस्टिंक्शन देख लेते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो में सीधा सीधा डिफरेंस है। सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या होता है, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, ये लिक्विड असेट्स एंड लिक्विड करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है। फॉर्मूला देखें तो करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है कि हमारे 12 महीने के अंदर जितनी भी करंट लायबिलिटी होती है, ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल जितनी भी लायबिलिटी की, जितनी भी असेट्स रिलाइज होती हैं, लायबिलिटी पे होती हैं, इसका ऑब्जेक्टिव वो है। बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है नहीं कि फर्म को जो करंट लायबिलिटी, इमीडिएट लायबिलिटी है विद इन 12 मंथ्स, वो कैसे पे की जाएगी। अगर वो अभी तुरंत पैसा आ जाता है मांगने के लिए तो हम उसे कैसे पे कर पाएंगे। इनकी आइडियल रेशियो 2:1 है, इनकी आइडियल रेशियो 1:1 है। अगर ट्रू मेजरमेंट की बात करें तो कहता है कि इट इज नॉट अ ट्रू मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एज इट मे इंक्लूड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का सबसे ज्यादा अमाउंट इसके अंदर होता है विच मे नॉट बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। मान लीजिए हमारे 2 लाख के असेट्स में 2 लाख में मान लीजिए अगर 1 लाख हमारी इन्वेंट्री है तो उस केस में कह रहा है कि ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट वो कह रहा है कि इट रिमूव्स दिस शॉर्ट कमिंग्स ऑफ करंट रेशियो बाय एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द असेट्स। असेट्स से हटा देता है, इसीलिए कि इन्वेंट्री हट गई तो हमारे क्या सिर्फ कौन सा कैश बच गया जिसे हम जब चाहें तब कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब कुछ इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लिखा हुआ है,
फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको करंट रेशो भी निकालनी है और क्विक रेशो भी निकालनी है, तो दोनों चीजें। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। और क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स में से माइनस कर देंगे स्टॉक, माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो, करंट इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स का पार्ट है, इन्वेंट्री भी करंट असेट्स का पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी करंट असेट्स का पार्ट है, शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ट्रेड पेबल्स भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेज करंट असेट्स का पार्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज ये करंट असेट्स का पार्ट है, टेंजिबल हमारा फिक्स एसेट्स से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स का पार्ट है, एडवांस टैक्स हमारा करंट असेट्स का पार्ट है। ठीक है जी, तो ये सारा है हमने कंसिडर कर लिया। अब हम देखते हैं करंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहले 40,000 प्लस, उसके बाद 5,000 2,000 प्लस, और अगेन 2,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000। ठीक है जी, इन सबको जोड़ लेते हैं। 40 45 47 49 53 63 और 8 71,000 रुपये हो गया हमारा करंट असेट। ठीक, करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या कहता है, यानी वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यानी 20,000 रुपये। ठीक है जी, प्लस और ट्रेड पेबल है 2,500 का, प्लस और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 3,000 के, और करंट लायबिलिटी है 5,000 रुपये। ठीक है जी, ये हो गया 20 25 3 28 और 2 30,500। अब निकाल लेते हैं। करंट रेशो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, दैट इज 71,000 डिवाइड बाई 30,500 इज इक्वल टू 2.33:1, 2.33:1, ये हो गया। दूसरा हमें निकालना है क्विक रेशो। अब क्विक रेशो में फॉर्मूला ये होता है करंट असेट्स माइनस कर देंगे स्टॉक, माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्या निकल आएगा क्विक असेट्स, और क्विक असेट्स डिवाइड बाय, इसे हम और क्या कह सकते हैं, क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमें पता है 30,500 की, क्विक असेट्स निकाल लेते हैं। तो क्विक असेट्स कैसे निकालेंगे, करंट असेट्स हमें दी हुई है, अभी हमने निकाला 71,000, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, यानी स्टॉक। अब स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री दिया 5,000 ये माइनस कर देंगे, और एडवांसेस माइनस कर देंगे अगर कुछ हुआ तो। ये 2,000 प्रीपेड एक्सपेंस ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 8,000 रुपये का एडवांस टैक्स है ये भी माइनस हो जाएगा। तो 71,000 रुपये में से 5,000 रुपये का तो स्टॉक, 2,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस, 8,000 का एडवांस टैक्स, कितना आ गया 56,000। तो बताओ क्विक रेशो क्या हो जाएगी, नहीं 56,000 डिवाइड बाई 30,500 इज इक्वल टू 1.84:1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, देखते हैं 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है फ्रॉम द पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू कैलकुलेट लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो निकालनी है आपको, और लिक्विडिटी रेशो निकालनी है। लिक्विडिटी रेशो का मतलब दोनों रेशो होगी, क्विक रेशो भी और करंट रेशो भी। कमेंट करना है साथ में आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए। जरा देखते हैं, सबसे पहले हम करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स में क्या आएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बताइए आएगा नहीं आएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने लिखा हुआ था, जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो तो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट नहीं होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगा, टेंजिबल नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, लेस प्रोविजन के साथ आएंगे तो हम नेट 1,80,000 रुपये लेंगे। तो एक तो हमारा 40,000 हो गया, एक 80 हो गया। कैश एट बैंक 80,000 रुपये भी हो गया, ये भी हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है। आगे ट्रेड पेबल हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट है, रेंट पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट है, डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी का, इन्वेंट्री इन्वेंट्री हमारी क्या है, नहीं करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। अगला कहता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारा बताओ होगा ही नहीं होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग तो हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं होगा। लेकिन जो इस पर इंटरेस्ट होगा अभी तो हम दिखाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, जो एडवांस में पे किया है हमारी करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। तो अगर हम करंट एसेट्स में देखें तो 40,000 प्लस 1,80 कितना हो गया 2,20 प्लस 80 हो गया 3,00,000 और प्लस 3,90 6,90,000 और प्लस 30 7,20,000। तो करंट एसेट्स हो गई हमारी 7,20,000। ठीक है जी, अब देखते हैं हम अपनी करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है 1,20,000 रुपये की। ठीक है जी, क्या है ट्रेड पेबल्स। दूसरा दिया है 10,000 का रेंट पेबल दिया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद 30,000 रुपये हमें क्या दिया हुआ है, डिविडेंड पेबल दिया हुआ है। उसके बाद
और तो कुछ नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग दिए हैं 25,000 रुपये की, करेक्ट। 40,000 रुपये का हमारे को ये दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड दिया है 15,000 का। तो ये हमारी होगी करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी जोड़ेंगे तो 1 20 प्लस 10 1 30 प्लस 30 1 60 और प्लस 40 2 लाख प्लस 2 25 और 2 25 प्लस 15 कितना हो गया, करंट लायबिलिटी होगी 2,40,000। तो बताओ करंट रेशियो क्या होगी, नहीं 7,20,000 डिवाइड बाय 2,40,000 इज इक्वल टू 3:1। आपको सिंपल से कैलकुलेट करना है। जब आप निकालोगे करंट रेशियो तो सबसे पहले करंट असेट्स लिखोगे आप। करंट असेट्स में जैसे आपने लिखा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्लस उसके अंदर क्या है और जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, एंड सो ऑन। बस आपको उसकी वैल्यू उसके अंदर डालनी है और अल्टीमेटली आंसर यही आएगा। ठीक है जी। क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो में क्या होगा, सिर्फ एडवांसेज हटाने होंगे हमें और साथ में क्या स्टॉक हटाना होगा। तो हमने कहा एडवांसेज एंड स्टॉक क्या है हमारा, देखो 390 का तो हमारा ये रहा, जो 390 का हमारा ये है, ये इन्वेंट्री है, एक तो ये हट जाएगा और दूसरा एडवांसेज हट जाएंगे। एडवांस क्या है, इनकम टैक्स के एडवांस है 30,000 रुपये का, ये हट जाएगा। तो जरा बताओ 7,20,000 रुपये की हमारी करंट असेट्स है, 390 का हमारा स्टॉक हो गया, 30,000 का हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, 420 घटा दिया, कितना बच गया, 3 लाख बच गया हमारा क्विक असेट्स। अगर 3 लाख बच गया क्विक असेट्स तो अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो क्या हो जाएगी, नहीं क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, यानी 3 लाख डिवाइड बाय कितना है 2,40,000। 3 लाख डिवाइड बाय 2,40,000 इट मीन्स ये हो गया 1.25:1। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हमारे लिए क्विक रेशियो क्या है हमारी 1.25:1, इट इज मोर देन 1 है। 1:1 होती है आइडियल रेशियो और यहाँ पर क्या है, यानी 1.25:1 है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंपनी की क्या है, यानी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। और अगर हम बात करें करंट रेशियो की तो करंट रेशियो हमारी 3:1 है, इट इज मोर देन 2:1 है। तो कंपनी की दोनों रेशियो बेटर पोजीशन दिखाती हैं कंपनी की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 4 में भी यही रीड करते हैं कि क्या है हमारी करंट असेट्स हैं और क्या हमारी क्विक असेट्स हैं और करंट लायबिलिटी क्या क्या है। ठीक है जी। देखते हैं एक एक करके। कहता है कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। देखो अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स और कमेंट भी करना है। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स होगी जी, ये करंट असेट्स है। रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, ये तीनों करंट असेट्स हैं, बट लूज टूल्स करंट असेट्स नहीं है। मशीनरी करंट असेट्स नहीं होती है। सॉफ्टवेयर ये सारी की सारी क्या है, नॉन करंट असेट्स हैं। ट्रेड पेबल लेकिन हमारी करंट लायबिलिटी होगी। ठीक, तो आगे ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी करंट असेट्स होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये तो आएगा नहीं, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी करंट असेट्स हो जाएगी। लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन, अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो इट्स आर करंट लायबिलिटी, बट फ्यूचर के लिए है तो हमारी वो करंट लायबिलिटी नहीं होगी, हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगी वो। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी करंट लायबिलिटी है, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट असेट्स है। तो करंट असेट्स में क्या क्या आ गया, 46,000 प्लस ये 2,60,000, तो कितना हो गया करंट असेट्स। करंट असेट्स इज इक्वल टू हो गया 46,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,50,000 और 20,000, 2 लाख प्लस 50,000 और प्लस 20,000, इट्स आर करंट असेट्स। तो कितना हो गया टोटल, 46 प्लस 2 60, 3,06,000 प्लस 2 लाख 5,06,000 और प्लस 70 5,76,000। बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, देख लेते हैं करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ आएगी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले तो दिया हुआ है 1,70,000 का ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी। आगे देखते हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। करंट ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है कितना, यानी 30,000 रुपये। ठीक है जी। आगे फ्यूचर की है तो फ्यूचर की लेंगे नहीं क्योंकि लॉन्ग टर्म होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 60,000 रुपये का, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया। डिविडेंड पेबल है 50,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 रुपये का। तो करंट लायबिलिटी क्या क्या होगी, 1,70,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 और प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,70 प्लस 30 2 लाख, 3,10,000 प्लस 10 3,20,000। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें करंट रेशो की तो करंट रेशो कितनी हो गई हमारी, 5,76,000 डिवाइड बाय 3,20,000। ठीक है जी। ये आ गया हमारा 1.8:1।
अब क्विक रेशियो में क्या निकालना होगा, सिर्फ हमें क्विक असेट्स निकालनी होगी। और क्विक असेट्स के लिए क्या होगा, करंट असेट्स जो कि हमें दे रखी है 5,76,000, इसमें से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री, ये रहा, ठीक है जी, 1,00,000, 2,00,000, 2,70,000, 2,60,000, 2,60,000 के हमें इन्वेंट्री माइनस कर देंगे एक, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 20,000 के, ये माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया, नहीं है 2,60,000 का ये माइनस कर दिया और 20,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, 280 माइनस कर दिया, 280 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 2,96,000। अब जरा बताओ क्विक रेशियो क्या निकल आएगी, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स 2,96,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितना है 3,20,000, दैट इज 0.925:1। अब बताओ ये लेस देन 1 हो गया, ये रेशियो होगी लेस देन 1, तो कहीं ना कहीं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। और देखो अगर आप करंट रेशियो भी देखोगे तो वो भी कितनी है 1.8:1 आ रही है। तो कंपनी की जो करंट रेशियो है वो आइडियल रेशियो से कम है, करेक्ट, पहली चीज। दूसरी बात, जो कंपनी की लिक्विड रेशियो है वो भी आइडियल रेशियो से कम है, और जब दोनों रेशियो आइडियल रेशियो से कम है तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है। सो वी हैव डन दिस, सो वी विल मूव इन द नेक्स्ट क्लास विद दी मोर क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चन करेंगे करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो से रिलेटेड, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो विल डू इट इन अनदर क्लास, और मोर क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे इसके बारे में कुछ और, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।